करें, शुरू करें। ठीक है, done। चलो बच्चों, रिज्यूम करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद फाइनेंशियल लिवरेज पे हम बात कर रहे थे। वैसा ही स्ट्रक्चर, पहले 3 पॉइंट डेफिनेशन, फोर्थ पॉइंट रीजन, फिफ्थ पॉइंट फॉर्मूला। दो फॉर्मूले, डबल लेवल, सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला। बड़ा वाला कब लगाएंगे? जब प्रेफरेंस शेयर्स हो। और छोटा वाला सिर्फ और सिर्फ कब लगाएंगे? जब प्रेफरेंस शेयर ना हो। ठीक है, यहां तक हो गया था। और हमने कह दिया था ये दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। अब एक टॉपिक और इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, देखिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। किसी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल लिवरेज का क्या सिग्निफिकेंस है? जितना जरूरत है उतना डिस्कस करेंगे। किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स जितने ज्यादा होंगे, बोलो तो बच्चों क्या होगा? नहीं, उसके बाद, अरे उसके बाद जो मैंने लिखा है आगे, डिबेंचर जितने ज्यादा होंगे इंटरेस्ट भी उतना। यू नो, इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। हायर द इंटरेस्ट, हायर विल बी द डीएफएल। ज्यादा डिबेंचर तो ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट तो ज्यादा डीएफएल इज इक्वल टू हाई फाइनेंशियल रिस्क। कि फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है फाइनेंशियल रिस्क भी उतनी। लेकिन दोस्तों, अब इसके दो सेक्शन हैं। बेनिफिशियल एंड नॉट बेनिफिशियल। बॉस, इसका मतलब हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई डीएफएल, हाई फाइनेंशियल रिस्क, स्टिल इट कैन बी बेनिफिशियल। थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग। हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई डीएफएल, हाई फाइनेंशियल रिस्क, स्टिल दिस कैन बी। इफ कोई बता सकता है हाई फाइनेंशियल लिवरेज, इवन हाई फाइनेंशियल रिस्क कब बेनिफिशियल होती है? शाबाश। इफ आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। आरओआई का फुल फॉर्म बोलेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट। और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल, बेसिक और सिंपल बात है। सब लोग इधर ध्यान दो। एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और उस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है 10%। सो कंपनी इज पेइंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन डिबेंचर। और उस पैसे को जब कंपनी धंधे में इन्वेस्ट करती है तो उससे कमाती है 18%। तो बोलो आपने बोरो कितने पे किया और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके कमा कितना रहे हो? फायदा कि नुकसान? हर बार डिबेंचर इशू करने से आपको 8% का फायदा होगा, तो दिक्कत क्या है? हाई डेट, हाई इंटरेस्ट, हाई डीएफएल, हाई फाइनेंशियल रिस्क, स्टिल बेनिफिशियल। क्योंकि कंपनी का आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। आप अगर ब्याज से ज्यादा कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका उल्टा कर ले बॉस। इफ आरओआई इज लेस देन, मान लो अपन 10% पे उधार ले रहे हैं
और 8% ही कमा रहे हैं, तो ये सिचुएशन फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। नोट करो। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सुनो, अब जब बात डीओएल की आएगी तो साफ मना कर देना, हाई डीओएल कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। डीओएल हमेशा क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लोअर द सेफर, हायर द रिस्कियर। लेकिन जब बात डीएफएल की होगी, व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज, हमेशा दो बातें ध्यान रखिए। फाइनेंशियल लिवरेज फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई एंड, if ROI is more than interest rate, high DFL will be beneficial for the company। इसका भी लॉजिक समझो। 10% पे उधार ले रहे हैं, 18% कमा रहे हैं, फायदा कितना? ये शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। किसकी जेब में जाएगा? यानी ऐसी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन? जब आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो डेट फाइनेंसिंग करने से शेयर होल्डर्स का ईपीएस बढ़ता है। बोलो यस सर। अरे ये 8% एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? High DFL works in favor of shareholders. High DFL will increase the EPS of shareholders provided company's ROI is more than। और अगर आप 10 पे ब्याज पे पैसा उठा रहे हो और 8% कमा रहे हो तो दो शेयर होल्डर्स की जेब से जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर्स का ईपीएस कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? इजी बात है। एक और काम की बात बताता हूं। कभी एक टर्म सुनी है आपने, रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ये 12th में भी आती है बिजनेस में, और इधर कभी कहीं पढ़ा हुआ आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, बात नहीं, आज के बाद ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग ऑन, दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ना, आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, बस दिस सिचुएशन इज नोन एज। आपसे कभी कोई पूछे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, तो बोलेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ सिचुएशन। यार आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। मैं जब बोलूं तो फिर ध्यान इधर रखो। आपको नोट करना, मुझसे टाइम मांग लो। तो आपसे कभी कोई पूछे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, तो आप कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ सिचुएशन वेयर आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। और जब आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो डेट फाइनेंसिंग करने से शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ती हैं। इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिचुएशन। किसका नेटवर्क कनेक्ट करूं? मेरा? आप कर लो, मुझे पता नहीं किसका क्या करना है। हाँ आ जाओ। अच्छा, इसका पीसी का। इसमें वाईफाई का ऑप्शन, मुझे रुकना है, वेट करूं? ओके। नोटेड बच्चों? फाइन, आगे चलेंगे। अब लिखिए, कंबाइंड लिवरेज।
कंबाइंड लिवरेज, इसे कंपोजिट लिवरेज या टोटल लिवरेज भी कह सकते हैं। इसे कंपोजिट लिवरेज या टोटल लिवरेज भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इसमें मैं ना भी लिखवाऊं आपको तो भी चलेगा, आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैं समझा देता हूं, सब लोग स्क्रीन पे देखें। ऑपरेटिंग लिवरेज कहां से कहां तक था? सेल से लेके फाइनेंशियल लिवरेज, ये ऑपरेटिंग, ये फाइनेंशियल, तो कंबाइंड क्या होगा? बस तो बात ही खत्म हो गई। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसके लिए होता है बेटा डेफिनेशन। फोर्थ पॉइंट किसका होता है? लिखवाऊं कि चलेगा? चलेगा, बोलो चलेगा। सुन लो, फिर आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, वरना करना कुछ नहीं है, फंडा तो वही है। एक काम करते हैं, नहीं लिखवाऊंगा। सुनो इधर ध्यान दो ना, फिर बाद में आप कहोगे तो लिखवाऊंगा। लेट अस रिकॉल ऑपरेटिंग लिवरेज का पहला पॉइंट। ऑपरेटिंग लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड फाइनेंशियल लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड EBIT एंड EPS। तो यहां पे क्या बोलेंगे? कंबाइंड लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑपरेटिंग में क्या कहा था? ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो कंबाइंड लिवरेज कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग लिवरेज शोज डिसप्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन change in sales and EBIT. Financial leverage shows disproportionate relationship between change in EBIT and, तो यहां क्या बोलेंगे? combined leverage shows disproportionate relationship between change in sales and, थर्ड पॉइंट हो गया, चलेगा। अब सुनो फोर्थ पॉइंट, ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस ड्यू टू, देखो ना तुम्हारे पर लिखा हुआ है बेटा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोलो ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से? फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस ड्यू टू, तो कंबाइंड लिवरेज किसकी वजह से होना चाहिए? दोनों की वजह से होना चाहिए। और क्यों ना इन दोनों को एक नया नाम देते हैं, हम बोलेंगे TFC। क्या बोलेंगे? चलो सुनो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, सेकंड पॉइंट की जरूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं, फोर्थ हम कहेंगे इट अराइजेस ड्यू टू, बोलो बच्चों क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट इज TFC। और अपनी जानकारी के लिए लिख लेंगे हम, TFC इज इक्वल टू FOC प्लस FFC। TFC इज इक्वल्स टू FOC प्लस FFC, ये दोनों की वजह से अराइज हो रहा है। उसके बाद फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। सिंस वी नो दैट कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ OL एंड FL, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। देयरफॉर वी विल से DCL इज इक्वल्स टू, आगे बोलो बेटा, DOL इनटू DFL। अब आप जानते हैं, अगर आप डबल लेवल को यूज कर रहे हैं तो बच्चा DOL का फॉर्मूला क्या था?
और डीएफएल का फॉर्मूला क्या था? जी, और क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ गया। फाइनली फॉर्मूला क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कर लीजिए। सी माइनस एफ क्या होता है बच्चों? ईबीआईटी। फिर से ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो तो बच्चों, ये वन लेवल का फॉर्मूला पढ़ो एक बार, क्या हो गया फाइनली फॉर्मूला? contribution upon EBIT minus I minus DP upon 1 minus T. And now I can say if no preference share capital, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ना हो, लगाओ दिमाग, शाबाश, then DCL is equals to contribution divided by EBIT। याद रखिए, काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? इट वर्क्स इन डायरेक्शन। नीचे लिख लेंगे, thus it shows the level of total risk। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बिजनेस रिस्क बताता है, फाइनेंशियल लिवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क बताता है, तो कंबाइंड लिवरेज क्या बताएगा? टोटल रिस्क बताएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लिवरेज। चलो बच्चों आगे। ऑपरेटिंग लिवरेज के सिग्निफिकेंस में हमने क्या पढ़ा था? देखो, अपने निकालो।
सुन लो फिर, ठीक है। हमने कहा था हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी द DOL, हायर विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हाई बिजनेस रिस्क विच इज नॉट बेनिफिशियल, देयरफॉर DOL शुड बी। फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ DFL, और उसमें हमने दो बातें बोल दी। अगर तो आपका ROI इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो हाई DFL इज गुड, और अगर आपका ROI इंटरेस्ट रेट से कम है तो फिर हाई DFL आपके लिए अच्छा। इसका मतलब बच्चों, जब बात DOL की हो साफ मना कर देना कि DOL अच्छा, लेकिन जब बात DFL की होगी तो बोलना देखना पड़ेगा, अगर ROI ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर ROI कम है तो गंदी बात है। आगे समझ में बात। अब हम बात कर रहे हैं कंबाइंड लिवरेज की, और कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ OL एंड FL। तो अब अपन चार सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन नंबर A, B, OL, FL, CL। देखो इधर, ऑपरेटिंग लिवरेज हाई, फाइनेंशियल लिवरेज हाई इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा, वेरी हाई। दूसरी सिचुएशन हाई, लो, मॉडरेट कह सकते हैं इसे। थर्ड सिचुएशन लो, हाई, से भी मॉडरेट कह देंगे। और फोर्थ क्या है, वेरी लो। चार कॉम्बो बन गए। हेलो, हो गया। सेल डाउन है क्या, कैसे पता चलता है? अच्छा, अभी तो आ रही है। चार कॉम्बिनेशन हो गए। क्या बोलते हो इनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट है मैंने, नहीं नहीं, नंबर बताओ, ABCD। हाँ, शाबाश, शाबाश। मॉडरेट ठीक कह रहे हो आप आपके हिसाब से, लेकिन एक एक करके पकड़ो। पहले ऑपरेटिंग लिवरेज को पकड़ो। अभी अभी मैंने कहा था ऑपरेटिंग लिवरेज हाई अच्छा, तो इसका मतलब पहली और दूसरी सिचुएशन को तो डिस्कार्ड कर दो ना यार। इन दोनों को क्यों डिस्कार्ड किया? क्योंकि दोनों में ऑपरेटिंग रिस्क हाई है विच इज नॉट बेनिफिशियल, उससे आपकी बिजनेस रिस्क बढ़ती है। तो बचा कौन, सी और डी। सी क्या है बच्चा, जिसमें आपकी ऑपरेटिंग रिस्क कम है लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज का आप बेनिफिट उठा रहे हैं। फाइनेंशियल लिवरेज यहां पे ज्यादा है, ये आपके लिए आइडियल सिचुएशन है, ये आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन है। लेकिन सुनो बच्चा, जब मैं इसे आइडियल और मोस्ट अप्रोप्रिएट कहता हूं तो इसके पीछे मेरी अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। बेटा जब ROI इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तभी तो हाई DFL आपके लिए काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। तो तीसरी वाली सिचुएशन मेरे लिए आइडियल हो गई, जहां पे मैं अपनी बिजनेस रिस्क को कम रखूंगा और फाइनेंशियल लिवरेज का बेनिफिट उठा सकता हूं। और ये कंजर्वेटिव अप्रोच कहलाती है बच्चों। जब रिस्क को आप कम रखेंगे तो रिस्क तो कम रहेगी लेकिन फिर प्रॉफिट भी तो कम ही होगा। कंजर्वेटिव। ये सब आपके मॉड्यूल में भी दिया है थ्योरेटिकल फॉर्म में, ICSI के मॉड्यूल में है ये। गॉट इट?
चलूं आगे। एक बात और मुझे इसमें डिस्कस करनी है, अदरवाइज इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने ट्राई किया है कवर करने का, और वो भी मैं आपको ऐसे बेसिक वे में समझाता हूं। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पीटी माइनस इज माइनस इक्वल टू डिवाइड बाय इक्वल टू। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि सेल्स मेरे इनकम स्टेटमेंट का टॉप है, डी फॉर ईबीआईटी मिडिल है, एम फॉर मिडिल, और ईपीएस बॉटम हो गया, है ना? ऐसे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो जरा बताओ तो ऑपरेटिंग लिवरेज कहां से कहां तक? टॉप टू मिडिल। और फाइनेंशियल लिवरेज मिडिल टू। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि बॉटम कुछ भी हो सकता है। बॉटम, अभी मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल लिवरेज कहां से कहां तक? ठीक है सर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हो तो यस हो जाएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो तो जबरदस्ती थोड़ी है, फिर मेरा बॉटम कौन हो गया? तो आप बोलो फाइनेंशियल लिवरेज किस किस के बीच में? फाइनेंशियल लिवरेज बेटा, और मान लो किसी क्वेश्चन में टैक्स रेट भी नहीं दे रखी, बॉटम कौन हो गया? तो आप डर मत जाना, कभी मैं आपसे कहूं रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी फाइनेंशियल, ये बात आपको पकड़नी है। यार ईबीआईटी तो मेरा मिडिल है और ईबीटी मेरा बॉटम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, तो फिर इसे भी कौन सा लिवरेज कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग लिवरेज तो फिक्स है, कहां से कहां तक, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज कुछ भी हो सकता है। सेल्स टू ईपीएस भी हो सकता है, सॉरी, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी टू ईपीएस भी हो सकता है, ईबीआई टू ईएटी भी हो सकता है, और ईबीआईटी टू ईबीटी भी हो सकता है, जैसी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीटी, बोलो कौन सा लिवरेज? शाबाश, कंबाइंड लिवरेज, सेल्स से लेके ईबीटी। ये टॉप टू बॉटम हो गया ना बेटा? फिर मैं क्वेश्चंस में भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बेसिक बात है। ठीक है, ये जो लिवरेज वाला टॉपिक है, इसके मैंने सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एक बार कवर कर लिए, जो भी इसके फॉर्मूले हैं, जो सब कुछ है। क्वेश्चंस फिर हम एक साथ करेंगे एक दो दिन बाद, क्योंकि लिवरेज जो है वो किसी और चैप्टर का पार्ट है। आपके मॉड्यूल में एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है लिवरेज। और पिछले 4-5 अटेम्प्ट की बात करूं तो एक या दो ही बार लिवरेज का क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि आपके सिलेबस में 40 मार्क्स के लिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं। लिवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, उसमें भी रिस्क एनालिसिस भी है, टाइम वैल्यू ऑफ, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है। क्वेश्चन तो 5 ही आने, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन हर बार रिपीट हो ऐसा जरूरी में से हर बार आता है। जैसे कैपिटल बस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है एक अटेम्प्ट को छोड़ के, जिसमें नहीं आया था। अदरवाइज कुछ टॉपिक छूट भी सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से रखिए कि कॉन्सेप्ट आपके सबके क्लियर हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर पाए। क्वेश्चंस फिर मैं एक साथ कराऊंगा, अभी आगे बढ़ता हूं। अभी अपन ले लेते हैं टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ले लो, ले लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनफैक्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मर्ज टॉपिक के ही आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, सबका मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ये टॉपिक कंपैरेटिवली बड़ा है लिवरेज से, लिवरेज छोटा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वही अपने, सॉरी नहीं, समस्या ये है मैं आपके सिलेबस में किसी टॉपिक का वेट बता नहीं सकता। मैंने अभी आपसे कहा कि टॉपिक बहुत सारे हैं और आने की सर्टेनिटी ये कह सकता हूं कि अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, देखो लिवरेज का क्वेश्चन ये यहां पे आया है जून 24 में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद कहीं भी ऐसे लिवरेज अलग से नहीं आया, एक बार और कहीं आया हो तो कहीं आया हो, नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी की वजह से आई कैन नॉट से वेटेज। हाँ, अगर आया 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो बच्चों यहां सीधे सीधे 2 वर्ड हैं, बोलो पहला क्या, दूसरा क्या। दोस्तों कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मींस समेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज आते हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस, टर्म लोन, इक्विटी, रिजर्व्स, ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर मैं पर्टिकुलरली लिखना चाहूं, बोलो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डिबेंचर्स, और क्या आएगा, और कौन आएगा, और क्या आएगा जी, जिसे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहते हैं। और अगर हम इन सबको जोड़ दें, यही किसी कंपनी की क्या है, कैपिटल है। वेरी इजी। सो कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, and capital employed includes all long-term sources of finance, namely debentures, term loan, preference shares, equity shares, reserves and surplus. आप जानते हैं कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो अलग अलग सोर्सेज से फंड रेज करती है, कभी डिवेंचर इशू करते हैं, कभी बैंक से लोन लेते हैं, कभी प्रेफरेंस शेयर, कभी इक्विटी शेयर एंड सो ऑन। याद रखना बच्चों, फाइनेंस में फंड्स आर नेवर प्रोक्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा कभी भी फ्री में। whenever a company procures funds from outside sources, it has to pay some consideration to the providers of finance. फोकट में कौन पैसा देगा आपको, बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो पब्लिक को क्या देंगे, अगर बैंक से लोन लिया तो, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो, अगर इक्विटी शेयर इशू किया तो, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो कुछ नहीं देना, क्योंकि वो तो आपका ही रिटेन्ड प्रॉफिट है। दीज आर नॉट प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। बहुत ऑर्डिनरी वे में समझ रहे हैं, इधर देखो, तो फंड आप रेज कर रहे हो, सब लोग स्क्रीन पे देखो, जो फंड आप रेज कर रहे हो वो आपकी क्या है, और मैं कह रहा हूं फ्री में पैसा नहीं आता है, बदले में जो कंसिडरेशन आपको देना पड़ रहा है वो आपकी क्या है, बोलो ना यार। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ये चैप्टर मुझे बताता है कि भैया एक कंपनी की कैपिटल कितनी है और उस कैपिटल पे कॉस्ट कितनी आ रही है। कर लो इस तरह से। तो एक कंपनी जब अलग अलग सोर्सेज से फंड प्रोक्योर करती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। फिर हमने कहा कि भैया पैसा फ्री में नहीं आता, अलग अलग सोर्सेज से जो फंड आप रेज कर रहे हो बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन तो आपको देना पड़ेगा, लोग आपको फ्री में पैसा क्यों देंगे, एंड वॉट एवर कंसिडरेशन यू पे टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस इज योर। अब इस बात को मैं 2-3 तरह से आपको लिखवाऊंगा सिंगल सिंगल सेंटेंस में। पहला सेंटेंस लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the consideration given
providers of finance. Cost of capital is the consideration given to the providers of finance. Cost of capital is the consideration given to the. अच्छा, आप भी बात को समझना, ये सेंटेंस मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। जैसे मान लो मैं कंपनी हूं और आप सब फाइनेंसर्स हैं, तो मैंने आपसे 5 करोड़ रुपए लिए, तो बदले में जो कंसिडरेशन मैं आपको दे रहा हूं वही मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंटेंस लिखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज the minimum rate of return. Cost of capital is the minimum rate of return expected by providers of finance. Minimum rate of return expected by providers of finance. देखो बात घूम फिर के वही है, सिर्फ हम साइड बदल रहे हैं। पहला सेंटेंस आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, दूसरा सेंटेंस हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। पढ़ो तो क्या लिखा है? तुम लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाओगे, फ्री में थोड़ी लगाओगे। Whatever return you will expect from my company is my cost. अदरवाइज आप मेरी कंपनी में पैसा ही नहीं लगाओगे। अब तीसरा एंगल सुनना, ध्यान दो सब लोग। मान लो मेरी कैपिटल है 5 करोड़ रुपए, सब मिला के। इस पैसे को मैं बिजनेस में क्या करूंगा? बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, है ना? अब यहां मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मैं अपनी 5 करोड़ की कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करके कम से कम कितना प्रॉफिट कितना रिटर्न कमाऊं? आई विल से इस कॉस्ट के बराबर। समझो बात को। मान लीजिए ये इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इन सब का एवरेज आया 15%। समझ रहे हो क्या? अलग अलग सोर्सेस से कंपनी ने जो फंड रेज किया है, बोलो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस 5 करोड़ रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट करके मुझे कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? 15। उससे ज्यादा कमाओगे तो फायदा होगा, और उससे कम कमाओगे तो। लिखो थर्ड सेंटेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। Cost of capital is the minimum rate of return that a company must earn. Minimum rate of return that a company must earn in order maintain that the company must earn in order to maintain its market value. In order to maintain its market value. समझ गए? क्योंकि इतना भी आपने नहीं कमाया, फिर आपके मार्केट वैल्यू गिर जाए। Must maintain in must earn in order to maintain its market. फोर्थ पॉइंट लिखिए, यहां से अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा। फिर मैथमेटिकली लिखो, मैथमेटिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल is weighted average cost of individual sources. Weighted average cost of, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्क्रीन पे देखो। कंपनी की कैपिटल कितनी है, और मुझे क्या करना है? इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले मुझे क्या करना होगा?
बोलो ना बच्चों, पहले मुझे एक एक सोर्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और जब मेरे पास एक एक सोर्स की कॉस्ट आ जाएगी तो उनको टोटल कर लेंगे। अरे ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आपको 12th की एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, तो पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे तभी तो एग्रीगेट परसेंटेज निकलेगी। पढ़ो आखिरी सेंटेंस क्या लिखा है। इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट का वेटेड एवरेज, बोलो तो, इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट का। इसका मतलब हमको दो काम करने पड़ेंगे। बोलो पहले क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और जब एक एक सोर्स की कॉस्ट आ जाएगी तो फिर क्या एवरेज करने। लिखो बेटा ये बात भी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी involves steps. Calculation of cost of capital for a company involves steps. Number one, calculation of cost of, number one लिख रहे हैं आप, calculation of cost of individual sources, calculation of cost of individual sources. Number two, weighted average cost of capital. Number two, weighted average cost of capital. है ना, दो काम करने पड़ेंगे। बोलो पहले क्या करेंगे, एक एक सोर्स की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेट। इसे केडी या सीडी भी बोलते हैं, केडी और सीडी व्हाटएवर। पता होगा आपको, कॉस्ट की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिबेंचर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक तो कौन है और दूसरा कौन होता है। पहले आप हेडिंग डालिए इररिडीमेबल डेट। कोई बताएगा बच्चों इररिडीमेबल डेट क्या है। जी हाँ, जिसको रिडम्पशन करने की लाइबिलिटी ना हो, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, यू नो, आर आल्सो नोन एज, इन्हें परपेचुअल डेट भी कहते हैं। ये भी आपको आइडिया होगा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एज पर कंपनी लॉ, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू, लेकिन हम यहां पर मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, हमारे तो हो सकते हैं। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं कोई बहुत डीप लॉजिक में नहीं जा सकता हूं इसके, अदरवाइज वी टू डिस्कस दीज थिंग्स। लेकिन अभी सीधा फॉर्मूले पे बात करेंगे, सीधी काम की बात। आई इंटू माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी, आई इंटू वन माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी, आई फॉर आई मीन्स इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ। मेरी एक एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, यहाँ पे बच्चों से गलतियां होती हैं। एक एक बात को ध्यान से सुन के पकड़ के रखना। आई का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, आई मीन्स इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ, और इंटरेस्ट बच्चों हमेशा फिक्स वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है, तो हम नीचे लिख सकते हैं फेस वैल्यू
रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे बात को और फिर आगे गलती नहीं। से मैं कहूं 12% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ क्रेडिट, बोलो आई इज इक्वल्स टू 8% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच, आई इज इक्वल्स टू, यही ध्यान रखना है बेटा। आई का मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं है, आई मींस इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फीस, और वो हमेशा किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 500 का 8% कितना हो गया, और मान लीजिए मैं कहूं 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ क्रेडिट इशूड एट 10% प्रीमियम, तो आई इज इक्वल्स टू, शाबाश। इट डज नॉट मैटर whether you issue debenture at par or at premium or discount, इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलता है। आई इंटू 1 - टी, आई का मतलब क्या होता है, और 1 - टी क्या है बेटा, टैक्स रेट तो टी है। आई इंटू 1 - टी, बोलो तो क्या हुआ, आई इंटू 1 - टी, बोलो क्या हुआ। अब सुनो, इसको ऐसे समझो, इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे देखो। आई का मतलब क्या है, नहीं नहीं बस बस जितना मैंने लिखा उतना, तो अंडरलाइन कर रहा हूं, आई का मतलब क्या है, और 1 - टी का मतलब क्या। एक फंडा है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब जब भी किसी चीज को 1 - टी से मल्टीप्लाई किया जाता है, आगे 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 बेटा आगे बोलो, अरे नहीं, अरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट ठीक है, तुम बात को समझो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई क्या था बेटा, 1 - टी से मल्टीप्लाई करते क्या बन गया। तो यहां से मैंने सीखा, अगर किसी वैल्यू को 1 - टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मैथमेटिकली, ये तो समझो। therefore I into 1 - t is equal to interest after, करो, ओके। अब आता है फॉर्मूले का डिनोमिनेटर एनपी, तो नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स ऑन इशू। सुनो, पहले बात लॉजिक समझो, नेट प्रोसीड मतलब कैश बेसिस पे चलना है। नेट प्रोसीड मतलब कैसे चलना है, सुनो, 100 रुपए का डिवेंचर है, वैल्यू कितनी, 100 रुपए, लेकिन कंपनी उसको 20% के प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, 120 आएगा, तो यहाँ कितना लेंगे, 120, और कंपनी को 5 रुपए ना अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ रहा है, 115 ही आएंगे। नेट प्रोसीड, बॉस कैसे निकलेगा नेट प्रोसीड, फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट,
उसके बाहर नहीं जाएगी कैलकुलेशन। फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट। प्लस माइनस का मतलब समझ गए आप, प्रीमियम होगा तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट होगा तो और फिर माइनस क्या कर देना है बच्चों, इशू कॉस्ट। क्या होती है इशू कॉस्ट? जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, एनी अदर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड इशू। बच्चों तीन ही बातें आपको ध्यान रखनी है। आई फॉर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। आई इंटू वन माइनस टी, जब भी किसी चीज को आप वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आफ्टर टैक्स। और एनपी इज नेट प्रोसीड्स ऑन इशू, दैट इज फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट माइनस इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, 1 12% debentures, rate of credit each, issued at 20%, brokerage calculate KD, 12% debenture at the rate of 100 each, issued at 20% premium, brokerage rupees 8 per debenture है, tax rate 40% है, calculate KD। सुनो बच्चों, मैं ही करूंगा अभी तो, हमें कभी जल्दी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले डिसाइड करो इररिडीमेबल है कि रिडीमेबल है। कैसे पता लगा? पूरा नहीं है, लाइफ नहीं दे रखी है दोस्तों। और जब भी किसी क्वेश्चन में लाइफ नहीं दे रखी हो, इसका मतलब वो इररिडीमेबल। और आपने क्या करना है, इधर देखो सब लोग, स्टॉप राइटिंग। बस आप तो तीन चीजें आइडेंटिफाई कर लो, आई, हाँ एक मिनट, फिर आई इंटू वन माइनस टी, और फिर चलो बताओ आई कितना, आई इंटू वन माइनस टी करेंगे तो 12 इंटू, सीधा 0.6 लिख दूं, क्योंकि अगर टैक्स रेट 40% है तो वन माइनस टी कितना हुआ, 60। और सब लोग देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, नेट प्रोसीड फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम की माइनस डिस्काउंट, प्लस प्रीमियम कितना, और माइनस इशू कॉस्ट कितनी है, कितना हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय आंसर और 2, चलेगा, करिए।
15% debentures at the rate of 100 each, fees 5 lakhs, issued at 10% discount, issue cost at 5% of face value, tax rate 30%, calculate KD. चलो स्टॉप राइटिंग, इधर ध्यान दो। वही हमको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। बोलो I इज इक्वल्स टू, परसेंट मत बोलो बेटा, सर ने कहा I का मतलब इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। बोलो कितना? सब लोग पेन रख दो इधर, देखो कि आपके मॉड्यूल में है ना, मैं अलग बता रहा हूँ, मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, ये जो कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आप इसे सिंगल डिबेंचर के लिए भी कर सकते हैं और टोटल अमाउंट पे भी कर सकते हैं। अपन दोनों तरह से करेंगे ताकि आप जब मॉड्यूल में या कहीं भी देखें तो घबराए ना। 100 रुपीज का एक है, 15% कितना हुआ? और अगर कोई इसे इन टोटल करना चाहता है कि सर जी 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, उस पे हम 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बोलो कितना हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। पहली कैलकुलेशन सिंगल डिबेंचर के लिए है, दूसरी कैलकुलेशन एग्रीगेटली है। यस और नो? आप, मैं दोनों से करके बता रहा हूं एक बार, फिर आपको जो कंफर्टेबल लगे। उसके बाद I इंटू 1 माइनस टी, 15 इंटू 0.70 इज इक्वल टू 10.50। और यही काम अगर आप इन टोटल करना चाहें, इंटू, बोलो कितना हुआ? पेन नहीं चलाना है, कैलकुलेटर चलाइए, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। एग्री? अब क्या आएगा? सुनो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों। फेस वैल्यू कितनी है? प्लस की माइनस? कितना डिस्काउंट है? और माइनस इशू कॉस्ट कितनी है? तो कितना हो गया? शाबाश। और यही कैलकुलेशन अगर हम इन टोटल करना चाहते हैं, सब लोग ध्यान दो बेटा, 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 25,000, कितना हुआ? 4,25,000। अब आपकी इच्छा हो, जैसे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, इधर कहेंगे KD इज इक्वल्स टू 10.50 डिवाइडेड बाय 85, 12 पॉइंट, और इधर भी रख दीजिए वैल्यू, दोनों में सेम ही आएगा वो तो। जो आपको कंफर्टेबल लगे, आने दोनों ही चाहिए, नोट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। बताने का मकसद ये है कि हम दोनों, हमें पता रहे, देख के हम डर नहीं जाए कि ये क्या है। चलो जी, उसके बाद आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स।
रिडीमेबल डिबेंचर्स। दोस्तों कैसे पता लगेगा कि डिबेंचर रिडीमेबल है? दैट्स इट, लाइफ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लाइफ दे रखी है 5 साल 6 साल 10 साल, इसका मतलब वो रिडीमेबल है। फॉर्मूला पता ही होगा आपको। आई इन 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन होल अपॉन आर वी प्लस एन डिवाइडेड बाय, और इनटू 100 करना ही है। सब कुछ वही है। आई का मतलब इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, हमेशा फेस वैल्यू पे। आई इंटू 1 माइनस टी इज वही इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, और एनपी क्या है? वही सेम टू सेम सीड। नई टर्म यहाँ पे क्या आई है बच्चों? आरवी। आरवी बोले तो आप इसे रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन प्राइस कुछ भी कह सकते हैं। द प्राइस एट विच डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स। और कैसे निकलता है रिडीमेबल वैल्यू? फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम ऑब्लिक कंफर्म है। प्रीमियम होगा तो जुड़ेगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा। और एन का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ईयर्स। लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ। Excuse me. लिख लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर लेंगे कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। लाइफ दे रखी है, रिडीमेबल है। अब एक एक टर्म आपको फाइंड आउट कर लेनी है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन बोलो बच्चों, आई इज इक्वल्स टू, सच बोलो,
यही गलती नहीं करनी है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे बच्चों 75 आई इंटू 1 - t आई इंटू 1 - t। शाबाश। किसी को दिक्कत है तो बोल देना भाई। क्या बताना है? क्या फॉर्मूला है तुम बताओ, कैसे निकालते हैं? आई कितना है और 1 - t कितना हो जाएगा? एनपी। चलो सब लोग देखो गलती ना हो इसलिए थोड़ा सिस्टम से चलते हैं। फेस वैल्यू कितनी है यार? स्क्रीन पे देखो सब लोग। इशू की बात कर रहे हैं, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का रिलेशन होता है इशू से। इशू कैसे कर रहे हैं? तो प्लस प्रीमियम। बोलो कितना? शाबाश। कितना हो गया ये? माइनस। हाँ। क्या है? इशू कॉस्ट। शाबाश। शाबाश। अब आ जाइए आरवी, रिडीमेबल वैल्यू। बोलो फेस वैल्यू कितनी? और रिडीम कैसे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है बेटा। कितना हुआ? 25 रुपए। और 75। ऐसे देखा जाए तो ये सब बेसिक बातें हैं। अब वैल्यू रख दीजिए। 52.50 प्लस 75 माइनस 540। फॉर्मूला लिख दिया था ना मैंने, हाँ। डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है? 5 साल। होल अपॉन 475 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इक्वल्स टू। बोलना न्यूमरेटर 52.5। आगे क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। कितना? डिवाइडेड बाय। नहीं नहीं, क्या फाइनल आंसर बोल रहे हो? अभी तो डिनोमिनेटर बताओ। अरे डिनोमिनेटर 475। सॉरी। सर देखो नोट करो, किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे। ठीक है, बढ़िया है। हाँ। नहीं, डिफरेंस क्यों आना चाहिए?
हो गया बच्चों? नेक्स्ट, अब लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा आसान है ये उसकी तुलना में। डिबेंचर्स की तरह प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल भी हो सकते हैं और रिडीमेबल भी हो सकते हैं। बढ़िया बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। केपी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एनपी इंटू 100। लगभग सेम फॉर्मूला है, डी अपॉन एनपी इंटू 100, और उधर हमने किया डी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है? क्या फर्क है डिवेंचर और प्रेफरेंस के फॉर्मूले में? आई की जगह डी आ गया, और दूसरा नहीं, वो तो सेम है, एक्स। उधर आप करते हो आई इंटू 1 - टी, और इधर नहीं किया, इधर डायरेक्ट डी ले रहे हो आप। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई इंटू 1 - टी इज रिप्लेस्ड बाय डी। आई इंटू 1 - टी की जगह क्या आ गया? ठीक है? ऐसा क्यों? इसको 1 - टी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? शाबाश। और कोई? नहीं, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड तो लगता है ना। चक्कर टैक्स का है। देखो, इसको ऐसे समझो, इंटरेस्ट जो है वो ईबीआईटी में से देते हैं। कहां से देते हैं? टैक्स देने से पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, और जैसा इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट इज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट क्या है? उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड कहां से देते हैं? तो डिविडेंड ऑलरेडी क्या है? आफ्टर टैक्स है, इसलिए उसे 1 - टी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? इसका क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फिर वो एक साथ देखेंगे अपन, क्योंकि प्रेफरेंशियल और डिवेंचर सेम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब बोलो कौन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जो के ई जो है ना, वो इन दोनों से थोड़ा अलग है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है केडी और केपी से। क्यों अलग है, क्यों डिफिकल्ट है, पहले समझो। प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों की रेट प्री डिसाइडेड होती है और फिक्स होती है, और कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड देना कंपलसरी भी होता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
ना तो रेट फिक्स है, ना हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए। प्रेफरेंस में तो फिक्स है। मैंने क्या बोला फिर से, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर के केस में रेट फिक्स है, प्री डिटरमिन्ड है और कंपनी को देना ही है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, नीदर द रेट फिक्स्ड और इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू पे डिविडेंड एवरी ईयर। प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा तो, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे, कम होगा तो, देन व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, जब रेट ही फिक्स नहीं है, तो शुड वी से इक्विटी शेयर इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। फ्री में तो कुछ नहीं होता। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर आसान था क्योंकि रेट वहां पे हमको पहले से पता थी, लेकिन इक्विटी शेयर में यूजुअली ऐसा नहीं। देखिए आप इसमें एक दो सेंटेंस, कैलकुलेशन ऑफ केई, देखो कैलकुलेशन ऑफ केई इज डिफरेंट फ्रॉम केडी एंड केपी। Calculation of KE is different from KD and KP because the rate of dividend is not prefixed. The rate of dividend is not prefixed. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले सुनो क्योंकि वो सेंटेंस हमारे काम आएगा। हमने कहा रेट फिक्स नहीं होती, देना कंपलसरी नहीं होता, बट इट डज नॉट मीन कि इक्विटी शेयर फ्री का माल है, देना तो फ्री भी पड़ेगा आपको। ये कह रहा हूं बच्चों, इधर ध्यान सबका। इक्विटी शेयर की कॉस्ट हम कंपनी के एंगल से नहीं, इन्वेस्टर के एंगल से कैलकुलेट। जैसे मान लो आप सब मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं भैया प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो, लेकिन आप थोड़ी मेरी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, आप सबका पैसा अभी बैंक की एफडी में पड़ा हुआ है और आपको बैंक एफडी पे मान लो 7% रिटर्न मिलता है। अब आप सब वो पैसा निकाल के और मेरी कंपनी में लगा रहे हो, आप बोलोगे यार 7% तो अपने को एफडी में मिल ही रहा था, अपन सर की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 12% तो मिलना चाहिए। मैं दे नहीं रहा हूं, आप मांग रहे हैं। जब आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच मिनिमम रिटर्न टू एक्सपेक्ट ना, अगर मैं आपको दे पाऊंगा कि मेरे शेयर बाजार में चलेंगे, वरना व्हाट आई मीन टू से इज इक्विटी शेयर की कॉस्ट हम थ्योरेटिकली कंपनी के एंगल से नहीं, इसके एंगल से कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी is the minimum rate of return that shareholders expect, is the minimum rate of return that shareholders expect in order to leave, in order to leave unchanged market price, in order to leave unchanged market price, in order to leave unchanged market price। थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप सब मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो 12% मैं दे रहा हूं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी आपने कैलकुलेशन लगाई कि यार बैंक में 7% मिल रहा है तो कम से कम 12 तो मिलना चाहिए, सो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया आपने। अब क्या जरूरी है मैं 12 दूं, ये मानते हुए आपने मेरी कंपनी में खरीद लिया, अब मैंने अगर 12 से कम दिया तो बात नहीं, क्यों आप लोग मेरी कंपनी के शेयर फिर क्यों खरीदेंगे, आपके पास थे तो बेच देंगे और लोग मेरी कंपनी के शेयर्स, क्या होगा बेटा, इससे कंपनी के शेयर्स की सेलिंग बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे बेचेंगे, और जब शेयर बिकने लगेंगे तो मार्केट वैल्यू क्या होगी। और आपने 12 एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको 15 18 20 देता हूं,
तो आप मेरे शेयर और खरीदना चाहेंगे तो उससे उसकी मार्केट प्राइस, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं अपने शेयर की मार्केट प्राइस को बनाए रखना चाहता हूं तो मुझे कम से कम आपको 12% तो देना ही, ज्यादा देता हूं तो बहुत अच्छी बात है, कम दूंगा मार्केट वैल्यू की, वही आपने लिखा है। एनीवेज, मुझे अभी तो एक ही बात चाहिए, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16%, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि जितना रिटर्न शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं वही कंपनी के लिए क्या बन जाता है। आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, therefore कंपनीज के ई इक्वल्स टू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कंपनीज के ई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये तो थोड़ी थियोरिटिकल और कंसेप्चुअल बात हो गई। अब आइए इसके अलग अलग मेथड्स देखते हैं क्या है। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसके एक से ज्यादा मेथड है। पहला, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड, सो नोन एज यील्ड मेथड। पहला फॉर्मूला बच्चों, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑल्सो नोन एज डिविडेंड यील्ड मेथड। वेरी इजी। जी, D अपॉन P इंटू 100, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड, D अपॉन P इंटू 100। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, D फॉर बोलो, D का मतलब क्या हुआ। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, कॉस्ट पर शेयर भी निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट पे भी निकाल सकते हैं। आदत बना लीजिए, जहां तक संभव हो पर शेयर निकालें, इजी रहता है। तो बोलो डी का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर, और पी का मतलब क्या हुआ, प्राइस मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं उसको। सुनो स्क्रीन पे देखो, सो के इज इक्वल्स टू डी अपॉन पी इंटू 100, डी फॉर, और दोस्तों ये दो मतलब हो सकते हैं, तो ध्यान चाहिए सबका। यहां पर डिनोमिनेटर में पी के दो मतलब हो सकते हैं। पहला बोलो एमपीएस बोले तो मार्केट प्राइस, और दूसरा बोलो एनपी बोले तो, कब किसे काम, ध्यान, स्टॉप राइटिंग प्लीज, लॉजिक पकड़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कंपनी ने शेयर इशू किए थे आज से 15 साल पहले, मान लो 2010 में, ठीक, नेट प्रोसीड तो तब हो गई होगी जब आपने शेयर इशू किए। नाउ कंपनी टू कैलकुलेट कॉस्ट इन द करंट ईयर, 2026 में हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2010 की नेट प्रोसीड लेने जाऊं कि आज की मार्केट प्राइस लूं। एंड इफ शेयर्स हैव बीन इशूड इन द ईयर इटसेल्फ, आपने इसी साल शेयर्स इशू किए हैं, क्या ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों, मार्केट प्राइस का इस्तेमाल, बोलो किसके लिए करते हैं,
और नेट प्रोसीड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इशूड शेयर्स के लिए। याद रखिएगा, अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, प्रीवियसली इशूड शेयर्स हैं, तो नीचे मार्केट प्राइस लेनी है, और अगर न्यूली इशूड शेयर्स हैं, आपने अभी इसी साल इशू किए हैं, फिर नेट प्रोसीड लेंगे। सेकंड मेथड, नहीं वो अभी नहीं। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड। वेरी इजी। वो था डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। उसका फॉर्मूला था डी अपॉन पी इंटू 100। इसका क्या? ई अपॉन पी इंटू 100। ई फॉर अर्निंग पर शेयर। पी का मतलब तो वही, बोलो क्या? मार्केट प्राइस कब लेंगे और नेट प्रोसीड कब लेंगे? तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत आसान है। एक में होगा डी अपॉन पी और दूसरे में क्या होगा? ई अपॉन पी। डी का मतलब डीपीएस, ई का मतलब डीपीएस। और पी के दो मतलब हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर है तो मार्केट प्राइस, न्यूली इशूड शेयर्स है तो। अब या तो क्वेश्चन में वो देगा, कहेगा एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, और कुछ नहीं कहेगा तो देखो बताता हूं मैं, समझना ध्यान से। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एग्जिस्टिंग और, समझ रहे हो ना मुद्दा? चलो स्टॉप राइटिंग, इधर देखो। अगर तो एग्जिस्टिंग शेयर है, मार्केट प्राइस, न्यू शेयर है तो, एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एग्जिस्टिंग और, तो क्या करना बच्चों? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉलो करना। रैंकिंग, पहली रैंकिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? तो सुनो, पेन नहीं चलाओ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, पी का मतलब सबसे पहले क्या? इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड इन द क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे कौन? और अगर मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी, तो फिर गरीबी में किससे काम चलाएंगे? फेस वैल्यू। ये रैंकिंग है, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सबसे पहले नेट प्रोसीड लेंगे, नेट प्रोसीड नहीं निकल सकता, मार्केट प्राइस लेंगे, और वो भी नहीं दे रखा हो, फिर फेस वैल्यू से काम चलाएंगे।
इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। चलो नोट करो क्वेश्चन। चलो एक ही क्वेश्चन में दो मेथड्स को ट्राई करते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए, डिविडेंड 8 लाख रुपए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, इशू कॉस्ट है। कैलकुलेट केई फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू शेयर्स यूजिंग बोथ द। चलो स्टॉप राइटिंग, इधर देखो। बेसिक अप्रोच क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में ना, वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई कर लो जो जो अपने काम में आने वाली है। जैसे सबसे पहले ई फॉर पर शेयर, बताओ कैसे निकलेगा। एक शेयर का निकालना है। फंडा क्या कहता है, नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट कितना बेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू डी फॉर पीएस। चलो डीपीएस निकालो। ठीक है ठीक है। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 8 lakhs divided by 1 lakh is equals to 8। अब आता है पी, पेन रख दो भैया सब। पी, पी के मतलब हो सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर और इशूड शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर्स में पी का मतलब क्या, बोलो ना यार। और वो कितनी है, कोई दिक्कत है तो बोलो यार। 12 लाख तो नेट प्रॉफिट है, मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 125 रुपए। हाँ मैंने इसीलिए एम्फेसाइज किया था, आप चाहो तो लिख लो नेट प्रॉफिट, कंफ्यूज मत हो। अब चलते हैं न्यू इशूड। न्यूली इशूड शेयर्स में पी का मतलब क्या, नेट प्रोसीड्स। बताओ नेट प्रोसीड्स कितना, या 12। बेटा वो नेट प्रॉफिट है यार, ठहर जाओ तुम तो यार। हाँ हाँ वो मेरी गलती मान लो तुम तो। चलो न्यू शेयर्स, नेट प्रोसीड्स, एनपी बताइए। यार देखो जो 9.5 लाख बोल रहा है, सबसे पहले वो ये समझ ले हम कैलकुलेशन पर शेयर कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं। एक ही रास्ते पे चलो, या तो टोटल अमाउंट पे चलो या पर शेयर पे चलो। पर शेयर चल रहे हैं अपन।
शाबाश। 95 कैसे आया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फेस वैल्यू कितनी? कितनी? वेयर इज द प्रीमियम और डिस्काउंट? बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 100 रुपए का शेयर है, पेन रख दो भाई, 100 रुपए का शेयर है, मार्केट प्राइस कितनी है? 100 रुपए के शेयर की मार्केट प्राइस 125 चल रही है। इसका मतलब वो 25 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। हिडन इंफॉर्मेशन है। प्रीमियम कितना है यहाँ पे? तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो इधर, ये सब अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। सामान्य मैं ऐसे बताता हूं आपको, नॉर्मली, या जैसे मैंने यहाँ लिखा नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के दो तरीके हो गए हैं। पहला तो आपको पता ही है, फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट माइनस इशू कॉस्ट। और एक दूसरा मैंने आपको ये दे दिया बेटा, क्या हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, काम आएगा बॉस ये, नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इशू कॉस्ट। मार्केट प्राइस कितनी? 125 माइनस इशू कॉस्ट कितना? तो नेट प्रोसीड हो गया 120। नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इशू कॉस्ट। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से करना है और दोनों शेयर्स पे करना है, पहला मेथड ले लेते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड, या जो भी आप उसे कहना चाहें, कैपिटलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड। फॉर्मूला तो मालूम है ही आपको। एक बार ले लेते हैं इसके लिए, एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए, और एक बार किसके लिए ले लेते हैं, इसी तरह इधर भी एक बार ले लेते हैं एग्जिस्टिंग, और एक बार ले लेते हैं न्यूली इशूड शेयर। देखो बच्चों सब लोग, ए ई इज इक्वल्स टू, बोलना डिविडेंड कितना था, 8 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। इधर क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 120। इधर क्या होगा, आंसर वांसर तो निकाल लेंगे बाद में, वैल्यू पुट करना देख। कर लीजिए, कैलकुलेशन में तो खास बात नहीं है। सबसे पहले 6.4, 6.7 कर दो इधर।
चलिए, कहाँ पे? यही चल रहा है ना इक्विटी? हाँ हाँ, सब के ही तो पढ़ रहे हैं, के ही के तो चलो, आज इतना ही रखेंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है? एक तो आपको रजिस्टर में जो लिखवाया है लिवरेज में उसको पढ़ना है। मुझे लगता है जो कुछ लिखा है उसको रीड आउट करने में 15-20 मिनट। फिर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप से करना चाहें तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ के आना है। कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल के हैं ना, उसमें कर सकते हैं। डाउट हो मुझसे पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी कल करते हैं। अभी करो मॉड्यूल से, फिर मैं एक आध दिन में अरेंज करता हूँ।